अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्लेवर्स नीट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट हुआ था, दूसरा पार्ट आज हम देखेंगे। तो इस पार्ट में जो दो चीज़ें आज देखना है हमको, एक तो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल क्या है, और दूसरा ये कि आप सभी जानते हैं कि सेल को ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स या बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये जैसा कि अब सेल मेम्ब्रेन है, तो उसमें चीज़ें इधर से उधर होने के लिए क्या मैकेनिज़्म है, तो यानी ट्रांसपोर्ट का क्या मैकेनिज़्म होता है सेल के अंदर आने के लिए चीज़ें, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बाहर निकालने के लिए। तो ये दो चीज़ें देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन का एक जो मॉडल बनाया गया था, दो तीन मॉडल इसके हैं, लेकिन इसमें एक जो मशहूर ज़्यादा है, जो ज़्यादा जिसको कबूल किया गया और जिसको सही माना जाता है, वो है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो ये क्या बताता है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो पहले ये देख लेते हैं कि मोज़ाइक कहते किसको हैं। तो मोज़ाइक कहते हैं कि जो छोटे छोटे पत्थर आपने देखे होंगे रंग बिरंगे, उनको मिला के कोई डिज़ाइन बनाई जाती है, जिस तरह से यहाँ पे ये बताया है। ये यहाँ पे कोने में जो डिज़ाइन बनी हुई है छोटे छोटे पत्थरों से रंगीन, इसी तरह से कभी इससे आप अलग अलग डिज़ाइन देखते होंगे। तो इसी चीज़ को मोज़ाइक कहते हैं, यानी छोटे छोटे रंगीन पत्थरों से मिला के कोई डिज़ाइन बनाना। तो ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्यों कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन को? मोज़ाइक का लफ्ज़ इसमें इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे कि इससे पहले भी आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जो प्रोटीन है, लिपिड हैं, इनको आप छोटे छोटे पत्थर समझ लीजिए, रंगीन अलग अलग, और यही मिल के आपस में मिलते हैं और सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो ये एक मोज़ाइक की तरह दिखता है, यानी एक मोज़ाइक हो जाता है, इसीलिए इसको मोज़ाइक का नाम दिया गया। और साथ में फ्लूइड का नाम क्यों दिया गया? फ्लूइड का नाम इसके जो मेम्ब्रेन का जो नेचर है, लिपिड का जो नेचर इसमें, उसकी वजह से दिया गया। उनमें थोड़ी सी फ्लूइडिटी होती है, इसलिए इसे फ्लूइड का नाम दिया गया। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, इसलिए ये मॉडल दिया गया, एक तो इसकी फ्लूइडिटी की वजह से, और दूसरा जो इसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलके इसको बनाती हैं उसकी वजह से। तो ये देने वाले कौन थे? ये जो मॉडल बताया था, ये सिंगर और निकलसन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1972 में ये मॉडल दिया था। और इसके जैसा कि इसके ज़रिए बताया गया कि लिपिड्स जो होते हैं मेम्ब्रेन के, वो क्वासी फ्लूइड फॉर्म में होते हैं। अब क्वासी फ्लूइड क्या होता है? क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, यानी कोई चीज़ जो किसी चीज़ के तकरीबन वैसी ही हो लेकिन बिल्कुल वैसी ना हो, तो उससे कहते हैं क्वासी। क्वासी, तो उस चीज़ को क्वासी कहा जाता है। यानी अगर जैसे आप कह रहे हैं कि क्वासी फ्लूइड, तो वो चीज़ तकरीबन फ्लूइड जैसी होती है लेकिन फिर भी पूरी तरह से फ्लूइड नहीं होती है। तो या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि पार्टली फ्लूइड होती है और पार्टली सॉलिड होती है, यानी थोड़ी सी सॉलिड और थोड़ी सी लिक्विड जैसी होती है। जैसे जेली होती है, वो ना पूरी तरह से फ्लूइड होती है ना पूरी तरह से सॉलिड होती है। तो इसी इसी तरीके की चीज़ को कहते हैं क्वासी फ्लूइड। क्वासी यानी ऑलमोस्ट, तकरीबन, मुकम्मल, लेकिन मुकम्मल नहीं, तकरीबन वाली बात आती है। तो लिपिड्स जो होते हैं मेम्ब्रेन के, वो क्वासी फ्लूइड होते हैं, यानी थोड़े से सॉलिड होते हैं और थोड़े से उसमें लिक्विड फ्लूइडिटी भी होती है। तो ये क्वासी फ्लूइड होने का फ़ायदा क्या है? ये क्वासी फ्लूइड होने का फ़ायदा ये है कि जो प्रोटीन्स होते हैं लिपिड लेयर में, वो उनकी लेटरल मूवमेंट आसानी से हो जाती है, वो इधर से उधर हो जाते हैं। इसकी ज़रूरत आप आगे देखेंगे कि प्रोटीन की मूवमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। और अगर ये सॉलिड होता तो आप देखते होंगे कि सॉलिड में कोई चीज़ जो होती है एक जगह वो वहीं पर रहती है, वो सॉलिड में मूवमेंट नहीं कर सकती है। लेकिन लिक्विड में आप देखते होंगे जैसे पानी में अगर आपने कोई चीज़ डाल दी तो वो पानी में इधर उधर ट्रेवल कर सकता है। तो इसीलिए लिपिड को फ्लूइड होना ज़रूरी था, ताकि प्रोटीन उसमें इधर से उधर लेटरली ट्रेवल कर सकें। और यहाँ पे एक टर्म आती है फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी किसको कहते हैं? कि द एबिलिटी टू मूव विद इन सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन में कोई चीज़ मूव कर सकती है कितनी आसानी से, जितनी ज़्यादा आसानी से मूव कर सकेगी उतनी ही ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी, और जितनी कम आसानी से मूव करेगी उतनी कम फ्लूइडिटी होगी। तो अब टाइम आ गया है आज के क्विज़ का। तो मैं यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, उसमें से आपको बताना रहेगा कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो 4 स्टेटमेंट पहले ये है कि पहले तो बताता हूँ कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस के ताल्लुक से 4 स्टेटमेंट है, और इसमें से कौन सा सही ये बताना है। ये ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट ऑस्मोसिस के ताल्लुक से है। तो पहला है, इट इज़ ए टाइप ऑफ डिफ्यूज़न
Second one is it requires energy. Third, in this solvent particles move from lower concentration of solutes to higher concentration of solutes. And fourth one is in this solvent particles move from lower concentration of solutes to higher concentration of solutes. तो ये चार स्टेटमेंट है। अब इसमें चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला ऑप्शन है 1 and 3 ओनली, दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 ओनली, और तीसरा ऑप्शन है कि ऑल और रॉन्ग, और चौथा ऑप्शन है कि ऑल और करेक्ट। तो अब आप ये देख के बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या सिर्फ पहला तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, या सब गलत हैं, या सब सही हैं। ठीक है, तो जवाब मुझको आप भेज दीजिए। आखिरी टाइम रहेगा कल सुबह 10 बजे से पहले तक आप मुझको जवाब भेज दीजिए। तो ये हमने तो मॉडल देख लिया कि फ्लूइड मेम्ब्रेन का जो मॉडल होता है वो क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन का मतलब ऑब्वियसली आप ये समझ सकते हैं कि घर की आपकी जो चार दीवारी होती है वो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो अब इसमें से चीज़ें अंदर बाहर किस तरह से आती हैं। जैसे आपके घर में कुछ दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, उसी में से आप चीज़ें अंदर बाहर करते हैं। तो इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन में भी पोर्स होते हैं जिसमें से चीज़ें अंदर बाहर होती हैं। और लेकिन ये यहाँ पे याद रखना है कि हर चीज़ सेल के अंदर नहीं आ सकती है। सेल जो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली यानी कुछ मखसूस चीज़ों को ही अंदर आने की सेल के अंदर आने की इजाज़त मिलती है सेल मेम्ब्रेन से। हर चीज़ सेल के अंदर नहीं आ सकती। जैसे यही आप समझ लीजिए कि आपके दरवाजे में से वही चीज़ अंदर आएगी जिसका साइज़ दरवाजे से छोटा हो। अगर दरवाजे से बड़ी कोई चीज़ हो तो वो अंदर नहीं आएगी। तो वही मामला यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ में भी है कि कुछ चीज़ों के लिए ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, हर चीज़ को अंदर नहीं आने देगी, कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है। अब वो चीज़ें जो अंदर बाहर होती हैं उसके दो तरीके होते हैं, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव और एक्टिव का फंडा ये है कि पैसिव अगर आप जनरली मीनिंग देखें तो वो चीज़ होती है पैसिव जो किसी चीज़ की मुखालफत नहीं करती हैं, और जो हालात बने होते हैं वो उन हालात का मुकाबला नहीं करते हैं, उस हालात के साथ रह लेते हैं। जैसे अगर आप नदी में देखेंगे कि आप एक कागज़ डाल दें तो वो पानी के धारे के साथ बहते चले जाएगा, उसकी मुखालफत नहीं करेगा। तो ये होती है पैसिव, यानी हालात को कबूल कर लेना, जो चीज़ जैसी चल रही है नेचुरली उसको उसी तरह से चलने देना, ये होती है पैसिव। और एक्टिव यानी किसी चीज़ का रेजिस्टेंस करना, मुकाबला करना, उसके ख़िलाफ़ में जाना, ये होता है एक्टिव। तो ये आगे और अच्छे से समझ में आएगा। और एक जो ये तो फंडा हो गया कि पैसिव में आदमी हालात को कबूल कर लेता है और इसमें एक्टिव में उसका मुकाबला करता है। और दूसरा ये कि पैसिव में कोई एनर्जी नहीं लगती है। जैसे कि आपको बताया कि पानी में नदी बह रही है, उसके पानी में आप एक कागज़ डाल देंगे तो वो अपने आप ही धारे के साथ बहते जाएगा, उसको कोई एनर्जी नहीं लगेगी बहने के लिए। वो बह रहा है लेकिन उसकी एनर्जी खुद की कुछ नहीं है, पानी का धारा जो है उसको अपने साथ बहा ले जा रहा है। तो पैसिव में दो चीज़ें आप देखेंगे कि एक सिंपल डिफ्यूज़न होता है और एक ऑस्मोसिस होता है। इसको आगे देख लेते हैं। तो आप आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की डिटेल पे। तो इसमें पहला है सिंपल डिफ्यूज़न। अब इसमें जो एक आया वर्ड डिफ्यूज़न, इसको जानना ज़रूरी है। डिफ्यूज़न का मतलब होता है किसी चीज़ का फैलना, कोई चीज़ फैल जाती है उससे आप कहते हैं डिफ्यूज़न। जैसे अगर आपने कोई किसी छोटे से कंटेनर में आप ऑक्सीजन पैक करके लाए और उसको कमरे में ला के खोल देंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो ऑक्सीजन जो है पूरे कमरे में फैल जाएगी। या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप जब स्प्रे मारते हैं तो वो पूरा कमरा क्यों महक जाता है। आप स्प्रे एक जगह पे मारते हैं लेकिन पूरा कमरा महकता है, इसलिए कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं स्प्रे के वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं डिफ्यूज़न। लेकिन इसमें ख़ास बात क्या है कि ये जो डिफ्यूज़न होता है ये नेचुरल मूवमेंट से होता है, इसमें फोर्सफुली कुछ नहीं होता है। वो जो उनकी नेचुरल मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, उसकी वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि उस पार्टिकल को उस डायरेक्शन में फैलने का नेचुरल वही एक्शन था उनका। और इसमें जो होते हैं जो सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करने का मतलब क्या होता है, अलोंग यानी के साथ, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ मूव करते हैं। यानी जैसे अगर एक तरफ आपने आपका कॉन्सेंट्रेशन 100 है और एक तरफ 0 है तो बीच में आपने 10-10 के दूरी पे 100 के बाद 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60, फिर 50, 40, 30, 20, 10, 0, इस तरह से 10 ग्रेडियंट बना लिए। तो जब 100 से 0 की तरफ आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जा रहे हैं, और जब 0 से 100 की तरफ आएंगे तो आप कहेंगे कि अगेंस्ट आ रहे हैं। ठीक है, अलोंग और अगेंस्ट यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ जा रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो
सिंपल डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल्स जो हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ यानी अलोंग जाते हैं, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आते हैं। तो 100 वाली कॉन्सेंट्रेशन से 90 की तरफ आएंगे, 80 की तरफ आएंगे, 70 की तरफ आएंगे और इसी तरह। ठीक है। और जैसे इसमें एग्जांपल ये है कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं वो सिंपल डिफ्यूज़न से सेल में अंदर बाहर होते हैं। इसका जैसे एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि जो सेल मेम्ब्रेन आपकी दीवार है और उसके बीच में जो दरवाज़ा है, और जो आपके घर के अंदर का हिस्सा है वो सेल के अंदर का हिस्सा है, और जो बाहर का हिस्सा है वो सेल के बाहर का हिस्सा है। तो अब कोई आप जैसे बाहर स्प्रे मारते हैं, स्प्रे वाली एग्जांपल ले लेते हैं, तो दरवाजे के बाहर स्प्रे मारेंगे तो क्या होगा थोड़ी देर में कि वो स्प्रे धीरे धीरे घर के अंदर भी उसके पार्टिकल्स आएंगे और वो महकने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे बाहर की तरफ उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई और घर के अंदर सेल के अंदर कम हो गई। तो वो चीज़ नेचुरली उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएगी। ये आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई नदी जो बह रही हो और एक तरफ ऊंचाई से निकल के नीचे की तरफ आती हो, तो जो ऊंचाई की जगह है वो 100 कॉन्सेंट्रेशन का रेडियंट है, और जो नीचे ज़मीन की तरफ आती हो फिर उसके बाद वो 0 कॉन्सेंट्रेशन का रेडियंट हो, तो वो नेचुरली वो चीज़ के अंदर क्या होगा, वो पानी ऊपर से नीचे आएगा ही आएगा। ये नेचुरल मूवमेंट है, इसमें कोई फोर्स नहीं लगती है। तो वही सिंपल डिफ्यूज़न का फार्मूला है कि इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीज़ मूव करती है। अब इसमें दूसरा आता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस भी सिंपल डिफ्यूज़न की ही एक किस्म है, सब टाइप कह सकते हैं। ये भी एक तरीके का डिफ्यूज़न ही है, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सॉल्वेंट्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट के अलोंग मूव करते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एक चीज़ आती है सॉल्यूशन। ये क्या होता है, इसको आपको बताना थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि जैसे आप ये देखेंगे, ये देखिए जैसे आपके पास है कुछ शक्कर है, या इसको आप शक्कर समझ लीजिए, ये आपके पास शक्कर है और एक गिलास में आपके पास है दूध। ठीक है। तो ये दूध जो है ये हो गया ये दूध जो है ये हो गया सॉल्वेंट, ये आपका हो गया सॉल्वेंट, और ये शक्कर जो हुई आपकी हो गई ये सॉल्यूट। तो ये क्या फ़र्क हुआ, सॉल्यूट वो हुआ जो घुल जाता है और सॉल्वेंट वो होता है जो घुला देता है। दो चीज़ें जब मिलाई जाती हैं इस तरह से तो एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट जो घुल जाता है और सॉल्वेंट जो घुला देता है। तो इसी शक्कर को आप जब इस दूध में डालेंगे और मिलाएंगे तो क्या होगा कि ये घुल मिल के एकदम बिल्कुल आपको अपनी हैसियत खो देगा और दूध के साथ मिलके दूध को मीठा कर देगा, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा, लेकिन उसमें इतना घुल मिल जाएगा कि अलग से दिखेगा नहीं। तो ये सॉल्यूट था और दूध सॉल्वेंट था जिसने उसको घुला दिया, और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर इस तरह से बन जाते हैं तो उसको कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखना है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसी से मिली हुई चीज़ ये थी कि इसमें जो सिंपल डिफ्यूज़न जो होता है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस जो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर से सॉल्वेंट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, और ये भी डिफ्यूज़न है तो इसमें भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीज़ें आती हैं, चीज़ें यानी सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट जो होता है बायोलॉजी में हमेशा वाटर को ही कहा जाता है, यह याद रखना है। केमिस्ट्री आप जब पढ़ेंगे तो सॉल्वेंट अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बायोलॉजी में सॉल्वेंट जो होता है इट इज़ ऑलवेज वाटर ओनली। और दूसरी चीज़ अब ये याद रखनी है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे होता है ऑस्मोसिस में वो सॉल्वेंट का है, यानी पानी का है। तो अब ये आप इसको ज़रा सा ध्यान से सोचेंगे कि अगर आप एक तरफ 1 लीटर पानी है और उसमें 100 ज़र्रात हैं किसके, नमक के, और दूसरी तरफ आधा लीटर पानी है और उसमें भी 100 ज़र्रात हैं नमक के। ठीक है। तो जब आप दोनों पानी को बाजू बाजू में करेंगे, मिलाएंगे और बीच में कोई मेम्ब्रेन होगी, तो क्या होगा कि वो 100 जिसमें 1 लीटर वाला पानी जो है वो आधे लीटर वाले पानी की तरफ आएगा, इसलिए तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। लेकिन अब आप यहीं पे लेकिन आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है उसके अगेंस्ट गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आधे लीटर में ही 100 ज़र्रात हैं और यहाँ पे इधर 1 लीटर में 100 ज़र्रात हैं। तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा हुआ, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन उल्टी साइड में ज़्यादा हुआ जहाँ पे आधा लीटर पानी है। तो जब पानी जो मूव करेगा अलॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट की होती है, लेकिन सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट होती है उसके अगेंस्ट मूव करता है, यानी
जिस तरफ के सॉल्यूट डाइल्यूटेड होते हैं, जिस तरफ सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, वहाँ से जिस तरफ के सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है उस तरफ मुँह करता है। तो ये याद रखना है कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इसकी मकसद क्या होता है, दोनों डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का मकसद ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर कर देना। यानी एक जगह आपने पानी में नमक ज़्यादा मिलाया और फिर दूसरे पानी में नमक कम मिलाया, तो जब दोनों पानी को आप मिलाएंगे तो क्या होगा कि नमक मुतदिल हो जाएगा, ज़्यादा और कम मिला मिल के। बस यही मकसद होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न का। बस इसमें ये याद रखना है कि जब पानी मूव करता है तो पानी तो अपने पानी के हिसाब से तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है ज़्यादा से कम की तरफ ही मूव करता है, लेकिन जो सॉल्यूट्स होते हैं उसमें, यानी जो आप पार्टिकल से दूसरे होते हैं, उनके अगेंस्ट मूव करता है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट मूव करता है। अगेंस्ट मूव करने की वजह क्या है कि जहाँ पे एक तरफ सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की मिकदार ज़्यादा थी, पानी वहाँ पहुँच के उन पार्टिकल्स की मिकदार को कम करेगा, मुतदिल करेगा, तो इसीलिए उनके अगेंस्ट मूव करता है, यानी उनको कम करने के लिए। ठीक है, कि इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है, अच्छे से समझ लेना है। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से पूछ लेना रहेगा, मैं और अच्छे से समझा दूंगा। अब आते हैं, एक टॉपिक आता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि लिपिड बाइलेयर की जो टेल पार्ट होता है वो नॉन पोलर होता है। अब नॉन पोलर है तो पोलर मॉलिक्यूल्स उसमें से नहीं गुजर सकते। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर होने की वजह से उनमें कोई एट्रैक्टिव चार्जेस नहीं होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उनमें चार्जेस नहीं होते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेंगे नहीं और उसमें से पोलर मॉलिक्यूल गुजर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत होती है कि अब आपको एक कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए। कैरियर प्रोटीन यानी आप इसको समझ सकते हैं कि आपको कोई ट्रांसपोर्ट का ज़रिया यानी कोई ट्रक चाहिए, जिस ट्रक में आप सामान रख के यहाँ से वहाँ पहुँचा सकें। तो ये प्रोटीन जो होते हैं वो ट्रक का काम करते हैं, जो सामान को एक जगह से लेके दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह का मतलब ये होता है कि उसी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर से लेकर सेल मेम्ब्रेन के अंदर तक उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है, ताकि वो चीज़ सेल के बाहर से सेल में आ जाए। तो इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। इसलिए क्योंकि फैसिलिटेट करने का मतलब होता है किसी काम में आसानी पैदा करना, और इस काम में प्रोटीन ने आसानी पैदा की कि जो पोलर सब्सटेंस होते थे वो नॉन पोलर लेयर से नहीं गुजर पा रहे थे, तो उनको उसने एक ट्रांसपोर्ट का ज़रिया फराहम करके उनके ट्रांसपोर्ट में आसानी पैदा की। तो ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो आपने पैसिव ट्रांसपोर्ट पूरा पढ़ा है उसको उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली फंडा क्या है, जो ऊपर की तीनों चीज़ आपने पढ़ी वो सब तीनों की तीनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएंगी। बस फंडा ये है कि होना चाहिए वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कोई भी चीज़ वो ट्रांसपोर्ट जो हो रही हो जो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो, यानी जो कम कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए, वो होगी, वो सब के सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आएगी। इसके लिए क्योंकि आप बेसिकली सोच सकते हैं कि अगर आप एक पानी ऊंचाई की तरफ हो और एक पानी नीचे की तरफ हो, तो वो पानी जो गिरेगा ऊपर से नीचे ही गिरेगा, ये नेचुरल है। लेकिन आपको अगर इसको उल्टा करना है कि नीचे वाले पानी को ऊपर पहुंचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ मशीन लगानी पड़ेगी, कोई पंप लगाना पड़ेगा जो नीचे से फोर्स से पानी ऊपर फेंके, तो ये एक्टिव हो जाएगा। इसमें आपको एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ रही है, अपने आप नहीं हो रहा है, आपको उसके अंदर एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। तो ये हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बस यही याद रखना है कि नीचे से ऊपर की तरफ जब फेंकना हो किसी चीज़ को, यानी कम कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो ये हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी सेल में मिलती है एटीपी से। ठीक है, इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल एक हम बता देते हैं, सोडियम और पोटेशियम पंप है, ये इसकी एग्जांपल होता है। इसको आगे कहीं डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी फिलहाल के लिए खाली इतना ही नाम जान लीजिए। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर आपको भी फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस या नीट की बायोलॉजी क्लासेस या करियर काउंसलिंग फ्री में चाहिए होगी, तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 99156261, इस पर मैसेज करते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।